मतलब दलित के पास लोग बैठते नहीं थे, उस टाइम आप मंत्री तक बन गए। ये तो वो समाज है जिससे इस देश में पहले ज़माने में पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। कि आपसे मुलाकात हुई, फिर आपने वकालत छोड़ दी, फिर उनके साथ आप आ गए। वो हमें मानवीय कांतिलाल प्रोग्राम में ले जाते थे, मैं मना करता था, फिर वो ले जाते थे। पार्टी छोटी क्यों होती चली गई? बहुजन समाज पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही जिस बहुजन समाज पार्टी को मानवीय कांतिलाल ने बनाया। समाजवादी पार्टी में तो अब आया, लेकिन तब बहुजन समाज पार्टी थी। मैं बहुजन समाज के लिए काम करूंगा, अगर मैं अच्छा काम कर पाया तो लगातार लगा रहूंगा। विचारधारा बहुजन से चेंज होकर समाजवादी विचारधारा हो गई है। जब आप बीएसपी में थे तब बहुत एक फेमस नारा हुआ था, तिलक तराजू तलवार इनको जूते मारो चार। ये नारा हमारा नहीं था, ये नारा दिया है मानी कल्याण सिंह ने। मायावती जी की एंट्री बीएसपी में कहाँ से हुई? ऐसिंग पर्सनालिटी, काम करने की कला के अंदर थी। लैंड ऑर्डर क्या होता है दिखाया मायावती ने। अगर मानवीय कांतिलाल जी ना होते तो आर.के. चौधरी सियासत के लाइफ में ना आए होते। अच्छा, क्या सर आने वाले समय में कोई बीजेपी का बड़ा नेता सपा में शामिल होने वाला है? वो तो ऐसे लोग हैं कि सरकार अगर बदलने वाली होगी तो चले आएंगे। मायावती जी ने छोड़ दिया? मैं तो हमारे नेता रही हैं, नहीं, मायावती जी ने। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, कौशल किशोर थे, ऐसा कहा जाता है कि उनको टिकट दिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिलौर शो पे। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने 1993 से अपनी राजनीति में कदम रखा। जिस दौर में लोग दलित नेता को अपने साथ बैठाना नहीं पसंद करते थे, यानी दलित व्यक्ति को अपने साथ बैठाना नहीं पसंद करते थे, उस समय में ये राजनीति में अपना एक जाना माना नाम बना चुके थे। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं डॉक्टर आर.के. चौधरी जी के बारे में, जो बेसिकली अम्बेडकरवाद सोच और समाजवादी विचारधारा के हैं और 1993 से राजनीति में सक्रिय है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट शो पे। और आज सर हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस दौर में आप राजनीति कर रहे थे 1993 में, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आप एक एडवोकेट भी रहे, फिर उसके बाद मान्यवर काशीराम जी के साथ आप आए और एक मंत्री से शुरुआत करी। क्या वो समय था, मतलब दलित के पास लोग बैठते नहीं थे, उस टाइम आप मंत्री तक बन गए, क्या सफ़र रहा आपका? अभी देश शुरुआत में तो काफ़ी बिगड़ा था। इस देश के दलित और पिछड़े, जिनकी आबादी देश बहुत ज़्यादा है, ये तो वो समाज है जिससे इस देश में पहले ज़माने में पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। अच्छा, जिस समाज को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था अब वो पढ़ाने लग गया। ये तो वो समाज है जिस समाज को बड़े लोगों द्वारा अपमानित होने के बाद हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था। जिस समाज की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, अब वो पढ़ लिख के दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, मजिस्ट्रेट होने लगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने लगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस होने लगा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री होने लगा। लेकिन जो पुराना कल्चर है भारत का, जिससे हमारे लोग उसको सजो कर रखना चाहते हैं, वो तो ऐसा कल्चर है जिसमें अभी भी उसको अमल करने वाले लोग अपमानित करते हैं उन लोगों को जिन्होंने ज़मीन से निकल के ऊपर उठने का प्रयास किया है। जैसे इसी देश में नारा लगा, राम ने देश वापस जाओ, वापस जाके भैंस रहो। अच्छा, इसी देश में 5 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव हटे, 5 साल बाद योगी आ गए तो उन्होंने एक सीख गंगा जल और बाल्टी भर गाय के मूत्र मिला के धुला। ये देश है बिगड़ा है सदियों से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान आने के बाद ये बनना शुरू हुआ है कि उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, उससे भी आगे बढ़ के इस देश में बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिले। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने काम शुरू किया है। जब आपका से मैं पढ़ रहा था कि आपकी जो मुलाकात हुई मान्यवर काशीराम जी से, वो क्या किस्सा था? बहुत फेमस किस्सा है कि आपसे मुलाकात हुई, फिर आपने वकालत छोड़ दी, फिर उनके साथ आप आ गए। देखिए, हमारे उनके बीच में एक थे, मिलिट्री में सर्विस करते थे, मिस्टर राम समूद जी, और वो हमें मानवीय कांतिलाल प्रोग्राम में ले जाते थे। मैं मना करता था, फिर भी ले जाते थे। तो धीरे धीरे से मैं मानवीय कांतिलाल संपर्क में आ गया और उन्होंने 1982 से मैं लगा और मानवीय कांतिलाल जी मिलते गए। उन्होंने हमें आगे बढ़ने का बढ़ाने का प्रयास किया। मैं मना करता था, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रोग्राम में आने जाना शुरू किया। और शुरुआती दौर में जब हमको बोलने के लिए कहा, मैं बोल नहीं पाया, मंच दे दिया, लेकिन करते करते फिर बोलने में लगा। और 93 में हमें उत्तर प्रदेश का क्वार्टर बना दिया। अच्छा, मैं
किसी प्रदेश का पहला गवर्नर हूँ और अंतिम हूँ। अच्छा, इस बात कोई प्रदेश लेवल गवर्नर नहीं बना। कोई नहीं बनाया, आप पहले ही थे। हाँ, तो अगर मानवेंद्र कांतराम जी ना होते तो आर के चौधरी सियासत की लाइफ में ना आए होते। नहीं तो ये आप जो मैं बता रहे थे, एक बार मैं पढ़ा भी था कि 5 दिसंबर 1993 को आप मंत्री भी बन गए। अभी तो हमारे लिए बड़ी बात है, उन्होंने वकालत छोड़ने के लिए हमसे कहा, दिल्ली वाला समझाया, और 1 जुलाई 93 को उन्होंने वकालत छोड़ दिया। अच्छा, एक मैं जुलाई फैसला किया जी। कि इन फ्यूचर आई मस्ट नॉट हैव माई पर्सनल फैमिली एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। समाजवादी पार्टी में तो अब आया, लेकिन तब बहुजन समाज पार्टी थी। मैं बहुजन समाज के लिए काम करूंगा, अगर मैं अच्छा काम कर पाया तो लगातार लगा रहूँगा, वरना वापस भेज देंगे। समाज मेरे रहने खाने प्रबंध करता रहेगा, ये मैं कहता था। तो अब विचारधारा बहुजन से चेंज होकर समाजवादी विचारधारा हो गई है। अब जहाँ तक पुरानी बात है, मैं काम करते 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 आगे बढ़ा और मानवेंद्र कांतराम जी से बहुत कुछ सीखा, समझा। उसी लाइन पे आप इस समय काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, निश्चित तौर पर अब मानवेंद्र कांतराम जी के ना रहने के बाद बहुजन समाज पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही जिस बहुजन समाज पार्टी को मानवेंद्र कांतराम ने बनाया था। और बहुजन समाज पार्टी का जो एंगल था काम करने का, उसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अडैप्ट कर लिया। अच्छा, और तभी उन्होंने पीडीए बनाया है। मायावती जी ने छोड़ दिया। मैं तो हमारे नेता रही हैं। नहीं, मायावती जी ने मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, वो नेता रही हैं, मैं सम्मान करता हूँ, वो जाने उनका काम जाने। और आप जानते हैं कि कांतराम के बाद बहुजन समाज पार्टी का नुकसान होता गया। आज पूरे देश में एमएलए कहीं दिखाई नहीं पड़ते, एमपी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो अब हर कोई कांतराम से तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो सर, ये जो एमएलए और ये एमपी जो कम हो रहे हैं, इसमें मतलब कहा जाता है कि जो महासचिव उनके जो वो थे भतीजे, उनका रोल रहा है कि या फिर किसी और का रहा है? इतना कम पार्टी छोटी क्यों होती चली गई? पहले तो एक मैंने समय एक लाइन कह दिया हाँ? कि हर कोई न बाबा साहब अम्बेडकर हो पाएगा, न हर कोई कांतराम हो पाएगा। तो आफ्टर कांतराम जी, मायावती जी को मेहनत करना चाहिए था, कर रही नहीं कर रही मैं जानता नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी जो आगे बढ़ रही थी, अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रहेगी, इसलिए पीछे जा रही है। क्योंकि आप संस्थापक व्यक्तियों में से थे और आपने पार्टी पूरी जीरो से बनाई है और पूरी पार्टी खड़ी करी थी, तो आपसे बेटर तो इस प्रश्न का कोई जवाब दे भी नहीं सकता। मैंने यही जानता हूँ, मैं दुखी हूँ, उसे खड़ा होना चाहिए था। खुश इस बात के लिए हूँ कि अगर बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है तो उसी ढर्रे पे 2 महापुरुषों मानते हुए डॉक्टर राममनोहर लोहिया जिनका नारा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पाँव 100 में 60, मानवेंद्र कांतराम जी जिनका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी तंजदारी। इन सब में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने इस देश में संघर्ष किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो ऐसे महापुरुषों को सम्मान करते हुए इस समय माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। और जब से उन्होंने पीडीए बनाया है तब से समाजवादी पार्टी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। जब आप पहली बार मंत्री बने थे, आप बता रहे थे कि परिवहन मंत्री आप बने, तो उस दौर में आपका कोई ऐसा निर्णय जो बहुत प्रभावशाली रहा हो प्रदेश के लिए, कुछ ऐसी आपको हो, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। अब मैं मंत्री बना था 4 दिसंबर 93 को। 5 को मैं लखनऊ घूमता रहा अपने तमाम साथियों के साथ जो मंत्री बने मेरे साथ, किसी बात कोई काम था नहीं। 6 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस होता है, मैं फैजाबाद गया था। 7 तारीख को दिसंबर में मैं पहली बार बैठक लिया अधिकारियों की। पूछा कौन कौन अधिकारी बोला था, मैंने कहा IAS लेवल जो भी है बुलाओ। सारे लोग आ गए। मैंने उनसे ही कहा कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में जो काम किया हूँ, चाहे पढ़ाई में चाहे बहुजन समाज पार्टी काम में, पता नहीं क्यों हम ऊपर ही रहे हैं। अब हम चाहते हैं, अच्छा वकालत में भी मैं आगे रहा और अब मैं आ गया हूँ सियासी ज़िंदगी में, मंत्रिमंडल में हो गया हूँ। तो हम चाहते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में लेके चला हूँ, ये डिपार्ट भी और आज के तौर भी अन्य मंत्रियों की तुलना में नंबर 1 पर है। ये मेरी सोच है। लेकिन हमारा जो डिपार्ट है ये बदनाम है, परिवहन डिपार्ट बदनाम है। 2 ही कारण हो सकता है, या तो करप्शन हो या तो काम करने में इरेगुलरिटीज हो। इसको सुधारना है। और मैंने अधिकारियों से कहा कि आप कार्य योजना बना लीजिए
और कल आराम करिए, परसों मीटिंग करिए, कार्ड बनाइए और एक हफ्ता बाद ऐसा सरप्राइज विजिट करिए बिना बताए कि नाजायज़ पैसा लेने वालों का हाथ काम जाए। तो एक अधिकारी नाम नहीं दूंगा, कहा सर मैं ऑर्डर कर दूंगा। ना ऑर्डर ना करना, क्योंकि करप्शन करने के लिए कभी भी ऑर्डर नहीं हुआ है, तो करप्शन रोकने के लिए भी ऑर्डर नहीं की जरूरत है। इसको मेंटली फिजिकली लगना होगा, और आप परसों लगना, मैं कल से लग जाऊंगा। और मैं अगले दिन स्कूटर उठाई, आरटीओ ऑफिस छापा डाला, आरटीओ सस्पेंड क्या पैसा लेते हुए देखा। अच्छा, आरटीओ उस समय जैसे चार्ज लिया पहली बार आरटीओ सस्पेंड, आरटीओ आरआई पैसा ले रहा था, सस्पेंड करवाया। और बड़े बाबू जो हमारे बामसिप के थे, वो भी किसी को साइन करवा रहे थे रजिस्टर पे, वो आदमी देर से आया, साइन करवा रहे थे बचाने के लिए, तो वो भी सस्पेंड हुए। तो पहला ऐसा हमने लिया है, हमको डेट याद है कि 4 तारीख मंत्री बना दिसंबर में, और 7 तारीख को एक्शन ले लिया। 3 दिन में जो है आपने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद तो फिर हम तमाम एक्शन लेते गए। जैसे परिवहन निगम में बसें सप्लाई हुई थी, बसें नहीं, परिवहन निगम में वो बेंचेस सप्लाई हुई थी। अब मैंने देखा कि जो बेंच सप्लाई है उसमें बालू निकलता है, जहाँ जोड़ होता है। मैं भाप गया। फिर एक जगह मैंने पता लगा के देखा कि कहीं गड़बड़ है, तो पहला छापा मैंने मारा वहाँ बरेली में। और जब बरेली में गया बिना बताए, सर्किट हाउस गया, अधिकारियों के आप लोग चले जाना, कल ना आना, मैं अपने काम से रहूँगा, मैं डॉक्टर बुलाया हूँ, नाप जोख कराऊँगा, हमको दवा लेने, हमको बुखार है, ऐसे झूठ बोल दिया। फिर सीधे चले गए बस अड्डे पे, और वहाँ देखा जो बेंच सप्लाई हुई थी नई नई, वो जब मैंने डंडे से ठोका, डंडा मैंने रॉड से ठोका, तो भद्दी आवाज आ रही थी। तब मैंने स्वीपर बुलाया, साफ करो फर्श, बेंच लगाया गया। फिर 2 वहाँ मंगवाया तौलने वाला तराजू, फिर कटर, और उसको वहीं गर्म करा के कटवाया। अच्छा। और उसमें 11 किलो बालू निकली एक बेंच में। एक बेंच में 11 किलो बालू। तो ये छापा मैंने करिश्मा किया कदम 8 जगह। फिर FIR लिखवाया, फिर पकड़े गए लोग। जो पकड़े गए, पता लगा ये लोग वो पकड़े गए जहाँ मैं वकालत करता था, पीछे चाय पीने जाता था, वहाँ एक फैक्ट्री है, उन लोग पकड़े गए। फिर हमारे पास लोग ऐसे वकालत करने, मैंने ना, जो हो गया, तो हम वकील आए कि अलग बात, मैंने अलग बात नहीं करना, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस तमाम मैंने काम किए। मुझे लगता है कि विभाग उसमें सुधर गया रहा होगा। तो चलो हमारी बात है, मैं वैसे किया, लेकिन चाहते हैं कि देश ढर्रे पे चले, देश मजबूत हो जाएगा। अच्छा, मोहनलालगंज के पूर्व सांसद जो कौशल किशोर थे, ऐसा कहा जाता है कि उनको टिकट दिलाने में, जब पहली बार वो BSP में आए थे, तो टिकट दिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा था। क्या ये सच है कि अफवाह है? ना, अफवाह है। अफवाह है। तो क्योंकि कौशल किशोर वो लीडर हैं। एंट्री कैसे हुई BSP में? क्योंकि उस टाइम आप BSP में थे। मैं बता रहा हूँ, जिस समय मैं अलग संगठन बनाया था, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी और BS4 संघर्ष कर रहे थे, मैं लड़ा जीत गया। उसी समय वो भी लड़े जीत गए मलियाबाद। अच्छा। वो राजमंत्री बने, मैं कैबिनेट बना। मैं पहली बार की बात नहीं, अंतिम बार की बात है। तो मैं खेल मंत्री बना था, तो मंत्री वो भी बने थे, वो राजमंत्री बने, मैं कैबिनेट बना था। तो हम लोग साथ साथ काम करते थे। आज अलग अलग पार्टी में हैं, आज तो दूरियां हैं, आज अलग पार्टी दूरियां हैं, तो दूरियां होंगी, लेकिन क्षेत्र पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। उनकी विचारधारा से आप सहमत नहीं हैं क्या? कौशल BJP में है ना, वो विचारधारा भी है उनके। कौशल किशोर जी से दिक्कत है कि BJP से दिक्कत है? बड़े लागे लड़ना है तो BJP दिक्कत है, कौशल कौन दिक्कत है? भाई कौशल यहाँ देख रहे हैं लोकसभा में, लेकिन BJP पूरे देश में है। सीधा मैं दावा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है और उसके RSS बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानती। अच्छा, उनको संविधान को संविधान नहीं मानती वो लोग? ना, नहीं मानती। तो वो किसका? उनका खुद का संविधान है वो मनुस्मृति। अच्छा, मनुस्मृति चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, तो गीता में लिखा है। मायावती ने भी तो नारा दिया था एक, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। क्या? वो 4 जूतों वाला कुछ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ गीता। गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 13, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान ने कहा है कि 4 वर्ण मैंने बनाया। अब RSS वाले उसको लेके चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर संविधान कहता है कि देश बदले। मैंने बताया ऊंची जात के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो पिछाड़ा गया है, दबाया गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका पाने लगा है।
लेकिन आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को नहीं मानते। पुराने जमाने का मनुस्मृति है उसे अपना संविधान मानते हैं। और यही कारण है कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान के चक्कर में बीजेपी पड़ी रहती है। अच्छा, हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, सब देश के लिए काम करें, सब आगे बढ़ें। लेकिन सर उस टाइम जैसे आप बता रहे थे ना कि आरएसएस का एक अलग सिस्टम है, लेकिन उस टाइम जब आप बीएसपी में थे तब बहुत एक फेमस नारा हुआ था, तिलक तराजू तलवार इनको जूते मारो चार। ये कहाँ से फेमस हो गया? ये नारा बीएसपी का नहीं है। अच्छा। ये नारा कांताराम जी का नहीं है, ये नारा मायावती का नहीं है, ये नारा हमारा नहीं था। तो ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया है मानी कल्याण सिंह ने। अच्छा, कल्याण। वो भी हाउस के अंदर आरोप लगाया है कि आप नारा हुआ करता था। आरोप लगाया विपक्ष को, विपक्ष माने मायावती, विपक्ष माने बहुजन समाज पार्टी, कि आपके यहाँ नारा था, क्योंकि नारा कभी नहीं था। मैं शुरुआत से लेकर अब तक बहुत दिन तक बताया बसपा में, ये नारा कभी नहीं था। बसपा का नारा होता था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। ये तो आप बता रहे थे उनका नारा था, क्या नाम? कांताराम जी का। काशीराम। हाँ, तो कांताराम का नारा ही मायावती लगाती थी, अलग से लगाती थी। अच्छा, मायावती। मैं तो खंडन नहीं करता हूँ उनको। नहीं, मायावती जी की एंट्री बीएसपी में कहाँ से हुई? क्योंकि ये भी बहुत लोगों के मन में सवाल उठते रहते हैं। एंट्री कहाँ से हुई? एंट्री कहाँ से हुई? क्योंकि आप तो सर शुरुआत से पूरा देखते आ रहे कि बीएसपी बनी कैसे। मायावती वाज लीडर। ओके। नहीं, मायावती वाज लीडर, बट आफ्टर रिजाइनिंग हिज सर्विस वो पहले थी अध्यापक। अच्छा, मायावती अध्यापिका थी दिल्ली में। ओके। और मानवेंद्र कांताराम जी प्रोग्राम करने गए थे, तो मायावती को लोग ले गए थे प्रोग्राम में। मायावती को मौका दिया, मायावती यहाँ बोली। उस जमाने में मायावती बिल्कुल फ्री स्टाइल बोलती थी। लोग लाइक करते थे। इस बात पढ़ने लगी ना, लोगों ने लाइक किया, मानवेंद्र कांताराम ने लाइक किया, तो उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ाया। और क्वालिटी थी उनके अंदर, डैशिंग पर्सनालिटी, काम करने की कला उनके अंदर थी। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है दिखाया मायावती ने, तो उसको कांताराम ने लाइक किया और मौका दिया। ये सही है। मायावती ये किस सन की बात थी सर? ये जैसे एक्शन लेना, जैसे बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने एक्शन बहुत लिए। नहीं, किस वर्ष में मायावती वहाँ पे अपना स्पीच दे रही थी, काशीराम गए हुए थे, किस सन की बात? नहीं, कांताराम का प्रोग्राम था, हमें लगता है ये बात है 80 के आसपास, 80 के आसपास की बात है। और कांताराम का प्रोग्राम था, वहाँ मायावती गई थी और लोगों ने कांताराम कहा कि साहब ये लड़की है, इसको बोला दीजिए। तो बोला दिया जी। तो वो नहीं, वो वहीं से कांताराम साथ वो धीरे धीरे काम करने लगी। अच्छा, मौजूदा टाइम में आपको दलित उभरता हुआ चेहरा, दलित नेता का उभरता हुआ चेहरा कौन दिख रहा है? मतलब आजकल आप देख रहे होंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी। इस समय? हाँ, इस समय तो बहुत हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। उन्होंने तो अपना एक गांव का नाम बना दिया है कि चमार गांव करके एक अपना नाम बनाया, द ग्रेट चमार करके गांव बनाया। देखो, इसमें मानवेंद्र कांताराम जी के ना रहने के बाद तमाम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम रिकॉग्नाइज हो जाएं और हमको लोग मान लें, तो सही है। उसमें से कई लोग हैं, उसमें चंद्रशेखर भी हैं। हाँ, इनके ऊपर क्या राय है आपकी? मतलब क्या लगता है? चंद्रशेखर कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कोशिश कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट हैं भी, अपने बलबूते पार्लियामेंट हैं भी, ऊपर वाला उनको तरक्की दे। लेकिन जो विजन कांताराम जी का था, जो प्लानिंग थी कांताराम जी की, अभी तक हर कोई पकड़ नहीं पाया। क्योंकि जो महापुरुष होता है, बाबा साहब अम्बेडकर साथ जो काम करते थे, बाबा साहब नहीं बन पाए। कांताराम साहब जो काम करते थे, कांताराम तो नहीं बन पाए। ये तो कभी कभी कोई पैदा होता है। ये है कि तमाम लोग उस पर अमल कर रहे हैं कि चलो हम कंट्रोल कर लें, हम बन जाएं। सुनने में तो सर ये भी आ रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है बीजेपी को समर्थन देने जा रहे थे। अब तो अंदर की बात है, वो जाने होंगे करने। आप तो व्यक्तिगत मिलते होंगे, कभी कुछ इस बारे में मशवरा? हमारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। अच्छा, ये वाली थोड़ी बातें होती हैं। अच्छा, इस प्रेजेंट टाइम बीजेपी की सरकार में दलित का शोषण कैसे हो रहा है? आप मुद्दे बीच में उठाते रहते हैं, आपको क्या लग रहा है? ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे तुरंत कहा कि इस देश में ज़्यादा आबादी उन लोगों की है जिनको इस देश में पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। अच्छा। अब वो पढ़ाने लगे। इस देश में बड़ी आबादी उनकी है जिसे अपमानित होने के बाद कोई सुनने वाला नहीं था, अब सुनने लायक खुद बन गए। इसे लोग चिढ़ते हैं। और तभी बीजेपी शासनकाल में
सरकार सतर्क है कि दलित समाज ना पढ़ने पावे। आप जानते हैं कि आज के 10 साल पहले पूरे देश में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई होती थी। अब खिचड़ी मिलती है, कहीं पढ़ाई नहीं होती सरकारी। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप चाहे बिकेट में देखते हैं, शादी किसी स्कूल में पढ़ाई होती हो, खिचड़ी मिलती है, मिड डे मील, खाली पढ़ाई नहीं होती। और अधिकतर दलित आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है, वहाँ उसकी हिम्मत नहीं जाए, नहीं उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो बीजेपी ने कारगुजारी शुरू कर दिया है। दलितों को, पिछड़ों को, देश के जो गरीब हैं, इनको देती है गवर्नमेंट 5 किलो राशन, 1 शौचालय। और देश पे कब्जा होता जा रहा है उन लोगों का जिनका कब्जा इस देश में सदियों से रहा है। तो आने वाले दिनों में कब्जा होता जा रहा है, खुल के आप बताएं। मतलब व्यापारी गढ़ का कब्जा होता जा रहा है, जिनका सदियों से रहा है। यानी आप ऊंची जातियों के लिए कह रहे हैं? वर्ण व्यवस्था फिर से लागू होने जा रही है। अच्छा, फिर से शुरू होने जा रही है। मैंने कहा कि गीता में लिखा है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 13, चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभागसा। इसे कोई राइटर रहा होगा ना, वही लिखा होगा, भगवान तो लिखे नहीं। तो 4 वर्ण मैंने बनाया, भगवान से कहलाया गया, गुण और कर्म के आधार पे। तो अगर ये देश इस ढर्रे पे चलेगा तो जाए कहाँ? तो नरेंद्र मोदी जो मोदी तो खुद मैं खुद बता रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 वो डेट है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना के मुकम्मल कर लिया और संविधान सभा में रख दिया। लंबी चर्चा हुई बहुत दिन तक, लेकिन 26 नवंबर 1950 को वो एक्सेप्ट कर लिया गया, यही ड्राफ्ट लागू होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये कहा, कुछ आर्टिकल पढ़ी तो लोग तारीफ कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, मेज पीट रहे थे। तो कहा मेज पीट रहे हैं, ये संविधान जो उन्होंने बनाया बढ़िया है। अरे संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि भविष्य में इसको लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा, और भविष्य में लागू करने वाले अगर अच्छे होंगे तो ये संविधान अच्छा होगा। ये बात कही क्यों? दरअसल जिन दिनों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बना रहे थे, उसमें निचोड़ क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया बनी नहीं, बनाना है। कि डर पे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय सबको मिले, इन सब बराबर हो जाए। तब जिन दिनों बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना रहे थे, उन्हीं दिनों उस समय का RSS और उसके मुखिया MS गोलवलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जगह जगह चौपाल करके निंदा करते थे कि ये बराबर कर देंगे डॉक्टर अम्बेडकर, हमारी मन से पुरानी है, ये डॉक्टर अम्बेडकर बराबर कर देंगे। तब बाबा साहब दुखी होकर ये बात कही संविधान सभा में कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, ये लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। तो निश्चित तौर पर घून तो लग गया है, और यही कारण है कि पूरे देश में इस समय जो कमजोर वर्ग पढ़ता था अब नहीं पढ़ रहा है। नहीं तो आगे कंप्लीट कर लेते आगे देखिए, पढ़ाई पीछे गए, और जो पढ़े लिखे लड़के थे, लड़कियां थी, आरक्षण पाते थे। इसमें भी आरक्षण है। 23% आरक्षण दलितों का है और 27% OBC का, पिछड़े वर्ग का है। 27-23 कितना हुआ? 27-30 50 जी, यानी 100 नौकरी में 50 होंगे दलित और पिछड़े। रेलवे में नौकरी जानते कितना है? 15 लाख। आधा कितना हो गया? 7.5 लाख। ये 7.5 लाख भविष्य न मिले, इसलिए इस सरकार ने रेलवे को, अडानी को देना शुरू कर दिया है। मैं गलत कर रहा हूँ क्या? और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होता नहीं। तो ये सरकार लगी है कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को किनारे किया जाए। तो मतलब आपके हिसाब से बीजेपी जो आरक्षण खत्म कर रही है? निश्चित तौर पे। मैंने पहले कह दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानती, घून की तरह लगी है, और वो संविधान को पसंद नहीं करती। तो बीजेपी में जो दलित नेता के चेहरे हैं, भाई टिकट चाहिए MLA, टिकट चाहिए MLA बनने के लिए, MP बनने के लिए, इस बार चीज़ क्या चाहिए उनको? हैं वहाँ बोल पाएंगे? टिकट कट जाएगा। मैंने आपसे अभी बताया
कि हमें टिकट दे दिया था। बोलने की कोशिश तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी करी थी, लेकिन फिर उनको अब स्वतंत्र मौर्य हमारे दोस्त हैं, जी ये बात तुमको उसमें बोलना चाहिए था जब बीजेपी में थे। जब बीजेपी से निकल आए यहाँ बोलना शुरू किया, वहाँ बोलना चाहिए था ना। लेकिन उनकी बेटी तो अभी भी है उसमें। अब वो जाने उनका काम जाना है। लेकिन 5 साल मंत्री रहे, अगर 4 साल नहीं बोले तो 1 साल जब रह गए तब बोलना शुरू कर देते हैं। बाद में तो आपके समर्थन में ही आ गए थे, बाद में सपा में फिर समर्थन देना। तब यहाँ बोलना शुरू कर दी। आदमी का नेचर होता है जो भाषा बोलेगा हमेशा बोलेगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना, हम पार्टी में हैं तो आप जाते। और हमने, आप जानते हैं कि सीधे जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया तो एक लेटर दे दिया स्पीकर को कि जब देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की मंदिर संसद है, तो संसद भवन में सिंगरोल का संविधान की प्रतिलिपि रखनी चाहिए। सिंगोल नहीं, सिंगोल प्रतीक है। एक तो सिंगोल भाषा उसका है, तमिल भाषा का शब्द है, उसका माने होता है राजदंड, राजक छड़ी, राजक डंडा, राजक दंड। तो न राजा है न रजवाड़े हैं। अब देश स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें संविधान का महत्व है, सिंगोल का नहीं। इसलिए संविधान को बचाना है तो सिंगोल को हटाना है। मतलब सिंगरोल से आपको ये प्रॉब्लम, आपको लगता है राजदंड दिया जा रहा है? भाई क्या जरूरत है उसकी? भाई जब राजा नहीं है तो राजदंड का आएगा। ये देश चलता है संविधान से। जवाहरलाल नेहरू को भी तो मिला था ये। नहीं, जवाहरलाल नेहरू मिला था। हाँ। क्योंकि ये जो पुरोहित लोग हैं तमिलनाडु के, उन्होंने स्कीम बनाई और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर 15 की अगस्त की 1947 तो वो ट्रांसफ़र किया गया। तो सिंगोल बना के पुरोहितों ने दे दिया, लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने ले लिया और उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंगोल को ससम्मान लिया और रख दिया इलाहाबाद के संग्रहालय में, सही जगह। तो क्या जरूरत थी, जब एक प्रधानमंत्री ने वहाँ रख दिया था तो मोदी ने उसको उखाड़ ला के हमारे खोपड़ी रख दिया संसद भवन में। ये करना चाहिए तुमको। और हाईलाइट कैसे हों, संसद बना है उसमें 3 पार्ट है और पढ़ा होगा। नंबर 1 पे देश का राष्ट्रपति, नंबर 2 पे राज्यसभा, नंबर 3 पे लोकसभा। ये 3 अंगों से मिलके बनता है संसद। लेकिन एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट सिंगोल राष्ट्रपति नहीं बुलाया, वो संसद का मेजर पार्ट है, नहीं बुलाया। क्योंकि राष्ट्रपति का राय होती तो ये प्रधानमंत्री जी को जो लंबा लंबा लेट गए, मीडिया ने खबर किया, मौका ना मिला होता। राष्ट्रपति के आने पे वो हाईलाइट होती, तो बहुत दिमाग लगाए ना। वैसे देश के राष्ट्रपति भी पिछड़े समाज से आते हैं और इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं बोल पा रहे हैं। अब राष्ट्रपति उनको किसने बनाया है? तो जिसने बनाया है उसको वाले मानेंगे। अच्छा, क्या सर आने वाले समय में कोई बीजेपी का बड़ा नेता सपा में शामिल होने वाला है? बीच में तो ये भी कयास लगाया जा रहा था, आप तो मंझनपुर से हैं, बगल में सिराथू भी पड़ता है। देखिए, बीजेपी में जो नेता इसमें हैं, हाँ, उनका बैकग्राउंड है, वो बसपा के भी हैं और सपा के भी हैं। तो वो तो ऐसे लोग हैं कि सरकार अगर बदलने वाली होगी तो चले आएंगे। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। हमारे खुद संपर्क में लोग तमाम हैं, बीजेपी के नेता मौका देख रहे हैं और खुद संपर्क में हैं। लेकिन मैंने उनको आश्वासन नहीं दिया है। ये वो जानते हैं कि आर्थिक तो देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से हाँ करवा देंगे तो आ जाएंगे वो। आपके अध्यक्ष जी तो केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे रहे थे कि 100 विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। अब ये बात नहीं जानता ये तो केशव मौर्य के बारे में। हाँ, केशव प्रसाद, मैं डायरेक्ट टच में नहीं हूँ, क्योंकि मंझनपुर से भी आपका वास्ता रहा है। हाँ, मैं वहाँ से लड़ा हूँ, जीता हूँ। और फिर मुझे लग रहा है कौशाम्बी जो बनाया वो भी आप ही ने बनाया है। हाँ बनाया। 95 में मायावती महोदय बनी थी, तो उसमें मैं MLA था, वहाँ का मंत्री भी था, और मायावती महोदय बन गई थी, मैं था स्वास्थ्य मंत्री। तो मैं मुख्यमंत्री आवास पर गया था, वहाँ कांतराम जी थे। मैंने कहा सर आप बुद्धिस्ट प्लेस के नाम पे नए नए जिले बना रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो? तो मैंने कहा कि जहाँ मुझे आप लड़का जिताया है वहाँ प्रॉपर कौशाम्बी है, 2 गांव है, कौशम इनाम, कौशम किराज, नदी किनारे, जमुना किनारे। तो कौशाम्बी नाम से एक जिला बन सकता है, 3 विधानसभा सीट।
तो पीएल पुनिया थे, पुणे बोला कि भाई दो आज की चौथी क्या कर रहे हैं। मैंने कह दिया। तीसरे दिन नया जेल बनने के लिए कैबिनेट नोट आ गया 95 के बाद, और जेल बन गया। सर अच्छा ये बताइए, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, क्या मायावती के साथ सपा के कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की थी? और अतीक अहमद का उसमें क्या रोल था जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए थे नहीं, देखिए, गेस्ट हाउस में लोग आए थे, लेकिन उस कमरे में था। क्या उसके बाद से एक चीज़ ये भी सुनी गई कि मायावती ने फिर साड़ी पहनना शुरू कर दिया था, ये क्या सच है? नहीं, पहले आपका जो पहला सवाल है, उस कमरे को बुक कराने में और लगातार साथ रहने में मैं खुद था, मैं आयोजक था, मैनेजमेंट हमारा था, मुराद लारी उस समय हमारा वर्कर था, कैप्टन सिकंदर जी वो थे, राम लखन वर्मा थे और मैं थी, इतने लोग थे। राम लखन वर्मा बार बार अपना माथा पीटते थे, हमारा सर दर्द कर रहा है, बाहर जाने से कर रहे होंगे। लेकिन ये जो दो लोग हैं, मुराद लारी, कैप्टन सिकंदर जी, ये हमारे खास टीम में थे, ये हेल्प करते थे मायावती की। उसमें सिटकिने बंद करना, लगाना, खोलना, कभी कभी कोई सामान मंगवाते थे तो आता था बाहर से, इतना होता था। बाहर तो हल्ला हो रहा था, सही है, लेकिन कोई कांड नहीं हुआ, मैं तो कोई टच नहीं किया। भाई जब दरवाज़ा खोले नहीं, या दरवाज़ा खोलने में कभी कहते भाई वो मुराद लारी खोल दो दरवाज़ा, वो सामान आ रहा है, खोल दिया, भाई चाय पानी पीना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, इतने हुआ। हाँ, बाहर हल्ला तो हो रहा था, बाहर हल्ला हो रहा था। मैंने पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता आए थे उन लोगों को बुलाने जिन लोगों ने सत्ता परिवर्तन के टाइम पे पैसा ले लिया था, उनको बुलाने आए थे। और मैं इस केस में खुद एफआईआर लिखाने में रहा हूँ। अच्छा, एफआईआर के टाइम भी आप रहे थे? और क्या, मैं उसके अच्छी तरह जानता हूँ ना, मैं उसमें लीडिंग रोल में था, और मैं एक तरह से मैनेजमेंट किया हूँ। जैसे मायावती चिट्ठी लेके आई दिल्ली से, समझता हूँ आपसे का, और हमसे कहा भाई आप एमएलए से बुला लेना। तो सचिवालय के बिल्डिंग में ही जो बड़ा हाल है उसमें मैंने मीटिंग बुलाई थी, वहीं पढ़ के सुनाया और समझता पर लेने के लिए कहा। फिर हम और मायावती साथ साथ एक गाड़ी गए गवर्नर हाउस में, लेटर दिया गवर्नर को, वहीं से फिर बात फैल गई। फिर लौट के आए गेस्ट हाउस। तुम जानते थे कि चलो भाई हंगामा होगा, क्योंकि भाई सत्ता चेंज हो रहा है, तो जो लोग अब तक सत्ता में थे वो चाहेंगे तो जिन लोगों ने पैसा लिया, मैं नाम नहीं बताना चाहता, आजमगढ़ के एक एमएलए ने कांतराम जी से हमारे सामने कहा कि आप सही बात बताएं। बात सही बात तो यह है कि सब लोगों ने पैसा ले लिया है, 50,000 रुपये मैंने भी लिया। हमारी बेटी की शादी थी, लाके दे गए, हम ले लिए, हमको बुलाने आए थे, हम नहीं गए। तो निश्चित रूप यही केस था, उसको मीडिया ने उछाला है, क्योंकि सरकार बीजेपी थी, सपोर्ट था हर तरह से, उस सपोर्ट का फायदा लेके मैं भी डटा हुआ था, मैं विपक्ष में। नहीं तो उसके बाद से फिर मायावती का कहा जाता है कि उन्होंने जो है साड़ी पहनना बंद कर दिया है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, कभी साड़ी पहने नहीं मायावती ने। नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि नहीं, लोग हैं, अब हमसे ज़्यादा क्या जानेंगे लोगों को, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं इस चीज़ के बारे में ना। कभी आर्किटेक्ट कभी साड़ी नहीं देखा उनकी। अच्छा, आज तक कभी साड़ी पहनी? मैं काम कर रहा हूँ सन 80 से काम कर रहा हूँ, तब DS4 भी नहीं बनी थी, DS4 ने 81 में, मेरे बाम सिर्फ थी, लेकिन मैं टच में आ गया था। मैं तो कभी साड़ी पहनी नहीं। अच्छा, या दुनिया कोई आदमी कहते हैं कि मैंने मैथ्यू साड़ी पहने देखा, हाँ एक टाइम पहनते थे, एट द टाइम ऑफ बर्थडे, एक दिन 15 जनवरी को साड़ी पहनती थी। अच्छा, मायावती जो आप अगर राजू हत्याकांड के बारे में आप जानते होंगे, जो कौन हत्याकांड? राजू हत्याकांड, हाँ, इलाहाबाद में, उसमें अतीक अहमद का क्या रोल सच में था? आज की डेट में तो आप पार्टी में भी हैं, सपा की पार्टी में, लोग मायावती कहते थे गुंडों की पार्टी है। अब चूंकि उन्होंने कहा होगा, मैं जानता नहीं, पर्सनल नहीं जानता, लेकिन नहीं, राजू हत्याकांड तो बहुत फेमस रहा था भाई, वो फिगर अपराधी था, कहा होगा। राजू हत्याकांड हुआ, ये गलत तो है ही है, राजू पाल बड़ा कांड, राजू पाल, हाँ, वो हत्या तो गलत हुआ ही है, और अतीक को उसमें सजा मिली भी। अब तो उनकी पत्नी भी, पूजा पाल भी शायद सपा में आ गई हैं। हाँ हाँ,
योगी आदित्यनाथ के बारे में आपके क्या विचार हैं? योगी आदित्यनाथ के आने से क्या बेरोजगारी और बढ़ गई है कि कुछ सुधार हुआ है? हम ये नहीं जान पाए हाँ। योगी आदित्यनाथ पढ़े कितना है, अच्छा, आप ये जानते होंगे। नहीं, वो तो कहते हैं कि BA में उन्होंने कर रखा है, उनके गढ़वाल ऊपर यूनिवर्सिटी से शायद पास आउट हैं वो। उनके ऊपर सुनते मुकदमे बहुत थे। हम्म। उन्होंने मुकदमे बनने के बाद मुकदमे विड्रा करें, खुद विड्रा किए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनका तो कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने जो उनको परेशान कर लिया था, आजम खान साहब जो थे उन्होंने परेशान कर अगर लिया पढ़ाई था किए उनको। होते हाँ। तो बुलडोजर से सजा नहीं दिलाते, हम्म। क्योंकि देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, अदालतें हैं, IPC थी, CRPC थी, एविडेंस है। एक हम अदालतों को सजा देना एविडेंस पे है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद कहे ये घर गिरा दो, कैसे कहते हैं भाई? नहीं, ऐसा तो मुलायम सिंह ने भी कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी। ये तो लोग कहते हैं, नहीं, ये लेकिन तो पूरा मीडिया में। लेकिन योगी ने चलवाया है, योगी ने बुलडोजर चलवाया है, हर कोई जानता, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो इससे राइट तो नहीं है। जो काम अदालत का है वो काम नेता करेगा। राजा पहले करता था, जो राजा के पास ना IPC थी, ना CRPC थी, ना एविडेंस था, वो कोर्ट काम करता था। लेकिन तो कोई गाइडलाइन नहीं थे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अब देश लोकतांत्रिक है, तो हम लोग चाहते हैं लोकतांत्रिक देश बना रहा है। योगी आदित्यनाथ महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं इस प्रदेश में? आपका क्या तो मानना है? घटनाएं तो हो रही दनादन। अगर सुरक्षा दिए होते तो घटनाएं क्या होती है इतना? नहीं, घटनाएं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी होती थी। रही होंगी, इसमें ज़्यादा हुआ, मुलायम सिंह का तो इस समय ज़्यादा हो रही ना, मुलायम सिंह यादव का एक विवादित बयान भी था जो। इस समय ज़्यादा हो रही हैं, अच्छा। इसमें ज़्यादा हो रही घटनाएं, महिलाओं के प्रति घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं इस समय। अच्छा, एक मुद्दा सर और सबसे बड़ा चल रहा है, किसानों का मुद्दा। आज की डेट में लोग कहते हैं कि सरकार जो है अनाज दे रही, राशन दे रही है, और स्थिति ये है कि जो किसान है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। क्या आपको लगता है कि आज की डेट में योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, या BJP की सरकार में सबसे ज़्यादा किसान परेशान है? आप जानते हैं कि किसानों ने जनता पर धरना दिया। एक राउंड में ऐसे किसान धरना दिए हैं जिन्होंने कर्जा लिया था। कर्जा कुल कितना था किसानों का? 2 लाख करोड़, माफ नहीं हुआ। और देश के उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, कुल 25 लोग हैं। कर्जा इनका था 16 लाख करोड़। तो उद्योगपतियों को कर्जा माफ कर दिया सरकार ने, और किसानों को कर्जा माफ नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात है, यूरिया की खाद की बोरी 50 किलो होती थी, सरकार पहली बार बनी 5 किलो कम हो गया, दोबारा बनी 5 किलो कम, फिर कम हो गया। तो दाम क्यों नहीं कम हुआ? वजन क्यों खाली कम हुआ? तो किसानों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। तो ये मुद्दा भी आप उठा सकते हैं, अच्छा खासा उठा रहे हैं। सिंगरौल वाला आपने मुद्दा उठाया, इस मुद्दे को भी आप क्या है भाई, 50 किलो की बोरी होती थी, 40 किलो कर दिया, पहले 45 किलो किया है। तो दाम क्या नहीं कम किया भाई? योगी जी तो कहते हैं कि हमारे शासन में देखिए राम मंदिर बन गया, और बताते थे मुलायम सिंह यादव जो है अपने लोगों को बुला के बड़े बड़े डांसर को डांस करवाते थे, और हम जो है अयोध्या में धर्म नगरी उन्होंने बना दी। ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाले हर धर्म सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म बहुत आगे बढ़े, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी ये भी आगे बढ़े। सरकार काम ये नहीं है, सरकार होती है धर्मनिरपेक्ष। एक धर्म को बढ़ाना, किसी घटाना, ये सरकार काम नहीं है। आज तो हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम मनाते हैं न मनाएं, कोई सरकार तय करेगी? ये सरकार का काम है। सरकार काम है देश चलाना, धर्म चलाना नहीं। उनका तो कहना ये है कि जब सावन रहता था समाजवादी की सरकार में आप कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकते थे, उस पर DJ नहीं बजा सकते थे। हमारे सरकार में तो लोगों के ऊपर फूल मालाएं बरसाई जा रही, हेलीकॉप्टर से। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। ये सरकार काम किसी धर्म को घटाना बढ़ाना नहीं है। सरकार काम है अपने धर्म मामले न्यूट्रल रख के सबके लिए काम करना। अगर आप सोचते हैं ये वो कर रहा है, जो गलत है। जो सरकार काम है कि वो अपने को धर्म से फ्री रखे, न किसी धर्म को घटाए न बढ़ाए, ये सरकार काम है। अच्छा, 2027 में जब तमाम जो बाबा हैं, संत हैं, ये उनका काम है। अच्छा, एक चीज़ मुझे जाननी थी आपसे, 2027 में सरकार किसकी बन रही है?
समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी। और मान लीजिए समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हो गया तब, नहीं, मानना क्या है, मतलब हो गई होगा। तय करेंगे माने अखिलेश यादव। अच्छा, तय और करेंगे। हमें रुपया में 100 पैसा उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी माने अखिलेश यादव। गठबंधन से कि हैं? गठबंधन से कि अपना खुद के दम पे? समाजवादी पार्टी उभर रही है। आप जानते हैं यूपी में नंबर 1 की पार्टी है, इसमें 37 MP किसी और पार्टी के पास नहीं है, सबके पास है। और MLA और बढ़ेंगे, जिस रेशियो MP जीते हैं उससे ज़्यादा रेशियो में जीतेंगे। इसलिए ये हमारी कोई मेहनत मामला नहीं है। जब कोई सत्ता में होता है लंबे समय तक वो घटता है, और जो सेकंड पे होता है बढ़ता है, तो वो नंबर आ गया है। अब बीजेपी घटेगी, घटना शुरू हो गया है, और समाजवादी पार्टी बढ़ेगी। और इसी आधार पर निश्चित रूप से हम मेहनत भी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी को बढ़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर का सहारा लेना पड़ेगा? ये हमें लगता है कि बिना किसी सहारे के हमारी सीटें निकली हैं। इंडिया अलायंस हुआ है। टाइम तो आप लोगों ने सहारा लिया था ना। नहीं, इंडिया अलायंस हुआ है, और आगे भी मुझे लगता है हमारा अलायंस रहेगा। तो कांग्रेस की सीटें पा जाएं और लोग सीटें पा जाएं, 2-4 सीट बीजेपी पा जाए, हमें कोई इतराज थोड़े है, लेकिन हमारी सरकार बन जाए। मतलब यानी गठबंधन से ही सरकार बनेगी, कहने का मतलब ये आपका फिर? गठबंधन है, रहना चाहिए, हम्म। लेकिन सरकार तो हमारी बनेगी। ये तो राज्यसभा के भी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश नंबर 1 की पार्टी है। आप BSP में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे, और सबसे अच्छी बात है कि आप हर मुद्दे पर खुल के बोलते हैं, चाहे वो बहन जी का मुद्दा हो, चाहे अखिलेश यादव का मुद्दा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी का मुद्दा हो, सब पे आप खुल के विचार अपने रखते हैं। लेकिन कुछ अभी जो न्यू जनरेशन आ रही, जो दलित समाज में कुछ ऐसी चीज़ जो सरकार को उनके लिए करनी चाहिए, कुछ ऐसा आप सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, जो आप चाहते हैं कि एटलीस्ट ये चीज़ तो हो जाए, जो दलित समाज के जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज एक आप देना चाहेंगे? देखिए, लास्ट में सरकार किसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसका फर्ज है करना चाहिए। जैसे अगर एक घर में भाई बहन मिला के 4 लोग हैं, और उसमें से 2 लोग विकलांग हैं, तो बिना बैसाखी के नहीं चल पाएंगे। उन्हें बैसाखी तब तक जरूरी है जब तक हाथ पैर दुरुस्त न हो जाए। इसलिए रिजर्वेशन जो है, आरक्षण, इस देश में तब तक रहना चाहिए जब तक कि दलित न रह जाए, पिछड़ा न रह जाए। हम चाहते हैं कि सारे लोग अगड़े हो जाएं। नहीं, बट सरकार तो कह रही है कि हम इनकम के आधार पे जो है आरक्षण देंगे। भाई ये है जो भारत की गरीबी है, अब मैं कमेंट कर रहा हूँ, जो भारत गरीबी है, अगर उच्च वर्ग के लोग गरीब हैं तो अपने नाते गरीब हुए हैं, अपने नाते गरीब हुए हैं, या भगवान ने बनाया होगा। अच्छा, लेकिन अगर दलित तो पिछड़ा गरीब है तो उसे वन व्यवस्था ने बनाया है। नहीं, सरकारें तो आप लोगों की भी रही, तो वन व्यवस्था थोड़ी सुधरनी चाहिए उस हिसाब से। तो अरे भाई, सरकार होना तो आज है ना, एक दिन में हो जाएगा। भाई अगर हम पिछाड़े गए हैं, सदियों लगे हैं ना। मन पहले कह दिया कि गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव जो थे पढ़ते थे, हम तो एकलव्य वाले हैं। अंगूठा कटवा लिया अपना, आपका अंगूठा काट लिया गया, अंगूठा काट लिया गया। इन्हें इस देश में दलितों और पिछड़ों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। इस देश में तमाम भगवान हुए हैं, उन भगवानों ने भी गलत किया है। अच्छा, भगवान ने क्या गलत कर दिया? मैं नहीं बताऊंगा, अभी ये बड़ा है। जानना तो जरूरी है सर, ये ना। आज नहीं बताएंगे, 1 साल 2 साल बाद बताएंगे। फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देते। मैं हिंट दे रहा हूँ। क्या गलत कर दी? रामायण, उत्तरकांड, सर्ग 73, 74, 75, 76, शंभू ऋषिकवध। और कुछ सुनना है? नहीं, और भी थोड़ा सुना दीजिए, हमारे दर्शक सुन लेंगे। हो गया। सर, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, बहुत अच्छा लगा, और आपने अपनी विचारधाराएं भी रखी, और ख़ासकर से दलित समाज के लिए अपनी विचारधाराएं रखी। और आज भी कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगता है कि दलित समाज और पिछड़ा है, इसको भी एक बढ़ावे की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग जो चाहे दलित हो चाहे पिछड़े हों, उनके लिए ही बनाया PDA। हम पहले नारा लगाते थे जब मानवेंद्र कांता के साथ थे, उन्होंने बनाया था बहुजन समाज। इस पे तो केशव प्रसाद मौर्य ने बोला परिवार डेवलपमेंट। उन्होंने बनाया था, मानवेंद्र कांता ने बनाया था बहुजन समाज, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक। माने अखिलेश यादव ने बनाया है
पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, तो पहले था बहुजन समाज, अब है पीडीए। हम पहले नारा लगाते थे जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। अब नारा लगाते हैं जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। नहीं। बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचना हम करेंगे पूरा। मिशन क्या है, जो मैंने 2 बार बताया कि उच्च वर्ग लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें, लेकिन जो दबाया गया है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका पाने लगे। ये जो मूवमेंट है दैट इज मिशन, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जुड़ा है, इसलिए बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचना हम करेंगे पूरा। अब कांचना में है नहीं, लेकिन सोच तो डालनी पड़ेगी, इसलिए बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। इस पे तो केशव इस प्रसाद दिशा में मौर्य लोग काम कर ने रहे हैं। तंज भी कसा था कि परिवार डेवलपमेंट आरक्षण। अब अगर कोई आदमी अपने अकल से पैदल है तो हम क्या करें। सर बहुत बढ़िया लगा आप हमारे शो में आए, थैंक यू। और कोशिश करेंगे कि दोबारा फिर कभी किन्हीं चर्चों पे पक्का। मुलाकात हो।